हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। माय नेम इज़ कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा सेविंग फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? सेविंग फंक्शन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। ये वीडियो जो होगी ये है सेविंग फंक्शन से रिलेटेड। देखो, सेविंग फंक्शन कल मैंने एक इक्वेशन लिखी थी आपके सामने जिसमें मैं लिखा था y = c+s। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो इनकम होती है वो दो चीज़ों पे खर्चा होती है, या तो भाई वो कंजम्पशन पे खर्चा होगी या तो फिर वो सेविंग में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कहीं खर्चा ही नहीं होगी। तो इनकम का दो ही पार्ट देखने को मिलता है और ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये आपको बेसिकली टू सेक्टर मॉडल में देखने को मिलती है। किस में मिलती है? टू सेक्टर मॉडल में। इस बात का ध्यान रखना, जो टू सेक्टर मॉडल मैंने आपको पढ़ाया है वो टू सेक्टर मॉडल में ही ये देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये जो कल मैंने आपको बताया था कि जब आपने इनकम के बारे में पढ़ना होता है तो आपको पहले एक सेविंग के बारे में पढ़ लिया, अब कंजम्पशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम सेविंग के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सेविंग, जैसे मैंने कंजम्पशन के बारे में कल कहा था कि कंजम्पशन दो तरह का हो सकता है कंजम्पशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट था एवरेज और दूसरा कॉन्सेप्ट था मार्जिनल। ठीक उसी तरीके से आज सेविंग का दो कॉन्सेप्ट होगा, एक होगा एवरेज और एक होगा मार्जिनल। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हो तो उसमें ये दो फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पूरे थ्योरी को समझने के लिए। तो इस वाली वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो इसको बस समझ लो, क्योंकि जो तुम बुक पढ़ रहे हो, कोई भी बुक आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि अगर आपने वैशंपायन पढ़ी है या किसी भी तरह की बुक पढ़ी है, कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ाई तो उस बुक से करो, लेकिन वो बुक आपको ईजिली समझ में बहुत नहीं आती है कुछ बच्चों को। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस इतना करना है कि आपको वीडियो देखना है और बहुत ही ईजिली वे में आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मीनिंग। ठीक है, देखो इसकी मीनिंग होती क्या है, क्योंकि जब आपने कल कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था तो उसमें आपने ये समझ लिया था कि देखो कंजम्पशन फंक्शन ऐसा होता है, इसमें ये देखा जाता है। ठीक उसी तरीके से आप सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे तो देखो लिखा हुआ है सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ सेविंग। यहां पर याद रखना, लेवल ऑफ सेविंग एंड द लेवल ऑफ इनकम। तो ये क्या हुआ सर? ये तो बिल्कुल वहां पे जैसे कंजम्पशन था वैसे यहाँ सेविंग हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे पिछली वाली वीडियो में कंजम्पशन था मेरा, ठीक उसी तरीके से यहां पर आपको क्या हो गया? सेविंग हो गई है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिर्फ सेविंग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि आपकी जो इनकम होती है और उसका जो रिलेशन होता है सेविंग से, कि इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, इनकम घटती है तो सेविंग घटती है, इसी चीज़ के रिलेशन को ये फंक्शन आपको समझाने की कोशिश करता है। और कल मैंने एक इक्वेशन लिखी थी कि y = c+s। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो c का फॉर्मूला और s का फॉर्मूला इसी से निकाल सकता हूँ, यानी कि s = y - c या c = y - s। यानी कि इनकम, अगर मुझे सेविंग फाइंड करनी है तो इनकम में से मैं कंजम्पशन को माइनस कर दूंगा तो मुझे सेविंग पता चल जाएगी, और अगर मुझे कंजम्पशन पता करना है तो इनकम में से मुझे सेविंग को माइनस करना होगा। ठीक वही फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये इसी चीज़ का फॉर्मूला है जो आपको ये बता रहा है कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड द सेविंग इज इक्वल टू y - c। y का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इनकम से होता है। y क्या है? हमारी इनकम है, और यहाँ पर c क्या है? कंजम्पशन है। क्या है हमारा? कंजम्पशन है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये जो ये वाली इक्वेशन लिखी है, ये फंक्शन है जो आपने अभी सेविंग फंक्शन, ये देख रहे हो फंक्शन लिखा हुआ है, ये उसी फंक्शन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इधर जो इक्वल टू के इधर जो लेटर लिखा होता है और इक्वल टू के इधर हमेशा f मिलेगा आपको, जो कि f का मतलब यहाँ पर होता है फंक्शन से। तो y ये जो होगा, अगला लेटर जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। अब इसका मतलब क्या है समझ लो, जो इधर लेटर लिखा हुआ है ये s बताता है कि किस चीज़ का फंक्शन है। मतलब ये सेविंग जो है ये किसका फंक्शन है, किसकी वजह से इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फंक्शन जो करने वाली चीज़ है वो है इनकम, यानी कि इनकम के चेंजेस होने की वजह से सेविंग पे जो चेंजेस होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेविंग का जो फैक्टर है वो इनकम है। ठीक है, इनकम की वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज है, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखो,
कल मैंने आपको बताया था ना कि कंजम्पशन भी इसी तरीके से होता है, ठीक। आज मैं बता रहा हूँ कि एवरेज इसी तरीके से होती है। जैसे कंजम्पशन के अंदर दो हमने पढ़े थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सॉरी, यहाँ पर ये कंज्यूम हो गया है, हम वहाँ सेविंग पढ़ रहे हैं, ये हम सेविंग पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ये हम सेविंग पढ़ रहे हैं, हम कंजम्पशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एपीएस। अगर एपीएस है तो सेविंग का फंक्शन है, अगर एपीसी है तो कंजम्पशन का फंक्शन है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विच मीन्स एपीएस इज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम, किसका, इनकम का प्रपोर्शन है, दैट हाउस होल्ड वॉन्ट टू सेव। ये क्या बता रहा है, इसको ध्यान रखना। अगर तुम्हें एपीसी और एमपीसी के बीच में लिखने को आ जाए कि एपीसी की डेफिनेशन लिखनी है, एपीसी की मीनिंग लिखनी है, तो इस बात का ध्यान रखना कि हाउस होल्ड वांट टू सेव, यानी कि वो सेव करना चाहता है। इस बात का ध्यान रखना, कहीं सेव केवल मत लिख देना, यहाँ पर सिर्फ सेविंग को वर्ड मत यूज करना। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिजायरेबल या डिजायर्ड इनकम। क्या लिखनी है, डिजायर्ड इनकम लिखनी है। डिजायर का मतलब हम इच्छा है, हमारी क्या है, इच्छा है कि हम इतना सेव कर लें। अभी हमने सेव नहीं किया है, तो ये डिजायर्ड सेविंग की बात करती है, जो कि हाउस होल्ड चाहता है कि अपनी बढ़ी हुई इनकम या इनिशियल लेवल ऑफ इनकम पे सेव कर ले। इट डिराइव्ड, किससे डिराइव्ड होती है, इसको हमें पता करना है, तो कैसे पता चलेगा, बाय डिवाइडिंग द टोटल डिजायरेबल सेविंग। यहाँ पर देखो डिजायर्ड सेविंग लिखी है ना, यानी कि इच्छित बचत। इच्छित बचत क्या है, देखो सेविंग और डिजायर्ड सेविंग में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि सेविंग का मतलब ये डिनोट करता है कि आपने जो पैसे सेव कर लिए हैं, और डिजायर्ड सेविंग आपको ये डिनोट करता है कि जो पैसे आप सेव करना चाहते हो अपनी इनकम के बढ़ने या घटने पर। तो ये डिजायर्ड सेविंग की बात करता है विद टोटल इनकम, यानी कि आपकी टोटल इनकम के साथ साथ ये रिलेशन को बताता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया कि एपीसी क्या होती है, एपीएस क्या होती है। याद रखना, ये कंज्यूम लिख गया है गलती से, मिसप्रिंट टाइपिंग में गलती हो गई। यहाँ पर होगा सेविंग, क्या होगा, सेविंग होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो इसका हम फॉर्मूला चेक करेंगे। देखो कल मैंने बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में कि जो आपका एपीसी का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो याद रखना एपीसी और या एपीएस का फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, याद रखना। जिसका फॉर्मूला यानी कि सी से पहचानोगे कि कंजम्पशन है, और अगर यहाँ पर एस होगा तो यानी कि ये सेविंग है। तो सिंपली क्या किया करो, जो जिसका फॉर्मूला लिखना है उसको पहले लिखो, सी लिख दिया, अगर अपॉन वाई कर दिया तो ये हो गया एपीसी का फॉर्मूला। अगर यहीं पर सी की जगह पे मैंने एस लिख दिया और अपॉन वाई कर दिया तो ये हो गया मेरा सेविंग का फॉर्मूला। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो एपीएस का फॉर्मूला होगा सेविंग अपॉन इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें समझना है तो मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझा दे रहा हूँ। सपोज करो हमारी इनकम है जो है वो है 10,000, क्या है, इनकम 10,000 है, और 10,000 की इनकम पे अगर हमारी जो सेविंग हो रही है वो 5,000 हो रही है, 5,000 सेविंग हो रही है। तो अगर मुझे एपीएस निकालना है तो मैं लिखूंगा S अपॉन वाई विच मीन्स 5,000 अपॉन 10,000, और मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो ये आपका 1/2 आएगा, यानी कि 0.5, यानी कि आपका हर 1 रुपया जो आप कमा रहे हो उसका 0.5 पैसा सेव कर ले रहे हो। 0.5 नहीं, मतलब 50 पैसा ये होगा आपका, कितना होगा, ये 50 पैसा होगा, 0.5% है सेव कर रहे हो, ठीक है। तो अगर अब मैं देखूं कि अगर आप 10,000 रुपीज़ कमा रहे हो तो उसका 50% आप सेव कर ले रहे हो। आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो हिंदी में देख लो, औसत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या है, बचत और आय। याद रखना दोनों ही कॉन्सेप्ट में आय को हम डिनोमिनेटर रखते हैं और न्यूमरेटर हमारा होता है जिसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर हम एपीएस का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो एस ऊपर होगा, अगर हम एपीसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको सी को ऊपर रखना है। आई होप कि क्लियर हो गया, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है मार्जिनल। अब ये मार्जिनल क्या है, देखो कल मैंने आपसे बताया था कि सपोज करो आपने पहली यूनिट ये 1 रुपये कमाया, ठीक है, फिर अगला सिक्का आपने कमाया, फिर तीसरा सिक्का कमाया, चौथा सिक्का कमाया, 5वां सिक्का कमाया, और ये सारे सिक्के सपोज करो 1-1 रुपये के हैं। ये हमने रैंक लिखी हुई है, ये हमने रैंक लिखी हुई है, और ये रुपी है जो आपकी इनकम है, ठीक। आप 1-1 रुपये कमाते जा रहे हो, ठीक, और ये नंबर ऑफ कॉइन है ऊपर वाला। तो सपोज करो जब मैंने पहला कॉइन कमाया तो इसमें से मैंने कुछ नहीं बचाया, कोई भी सेविंग नहीं हुई, ठीक है। और जब दूसरा कमाया तो मैं सपोज करो जब 1 रुपया एक्स्ट्रा पाया तो उसका 0.2 यानी कि 20 पैसा, 1 रुपये में से 1 रुपये का मैंने 20 पैसा सेव कर लिया और 80 पैसा मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है।
तो ये आपसे अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट यूनिट पे आपकी क्या है, फर्स्ट यूनिट में कभी भी किसी भी चीज़ की सीमांत नहीं निकाली जा सकती, चाहे वो सीमांत बचत हो, चाहे सीमांत उपभोग हो, चाहे सीमांत आपकी कॉस्ट हो, कोई भी चीज़ हो मार्जिनल हो, तो फर्स्ट यूनिट की कभी भी नहीं निकलती, इसलिए फर्स्ट यूनिट में हम डैश लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने कोई यूनिट नहीं कमाई। अब मुझे अगर सेकेंड यूनिट का मार्जिनल सेविंग निकालना है, या मार्जिनल सेविंग, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो मार्जिनल सेविंग है वो है 20, ठीक है। अब सपोज करो कि जो मार्जिनल सेविंग है वो 20 है। अब सपोज कर लेते हैं हम कि जो हमारा थर्ड कॉइन है, जो हमने थर्ड कॉइन कमाया है, उस पर क्या है, तो मान लेते हैं ये जो तीसरा वाला कॉइन हमने कमाया, ये वाला कॉइन हमने कमाया, तो हम इसमें 1 रुपये में से अब हमारी सेविंग थोड़ी बढ़ जा रही है, इसका मैं 0.5 बचा ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 1 रुपये का 50 पैसा मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक, और 50 पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो अगर मैं पूछूं कि मार्जिनल सेविंग थर्ड कॉइन पे कितनी है, तो आप कहोगे 5 पैसा, ठीक है। 5 पैसा नहीं, 50 पैसे, ठीक है, क्योंकि 0.5 है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को समझने के लिए देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रिफर्स टू द रेशियो। कौन सा रेशियो बताती है? एक रेशियो बताती है, किस चीज़ के बीच में रेशियो बताती है? रेशियो बताती है ऑफ चेंज इन डिजायर्ड सेविंग। डिजायर्ड सेविंग क्या? सोची गई सेविंग, जो अभी हमने की नहीं लेकिन सोची गई सेविंग, टू चेंज इन द टोटल इनकम। अब ये क्या है? तो इसमें आपको क्या होगा, ये रेशियो है, और रेशियो आपको पता होगा कि जब तक इनकम हमें 2 नहीं दे रखी होगी और सेविंग हमें 2 नहीं दे रखी होगी, तब तक हम रेशियो नहीं पता कर सकते, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसके फॉर्मूले को। तो यहाँ पर देखो, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये डेल्टा है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है कि इकोनॉमिक्स में डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा का मतलब यहाँ देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सपोज करिए पहले आपकी इनकम 10,000 रुपये थी, जिसको मैं Y0 से डिनोट कर रहा हूँ, और अब आपकी इनकम 20,000 रुपये हो गई है। कितनी हो गई है? 20,000 रुपये हो गई है आपकी इनकम, इसको मैं Y1 से लेता हूँ। और दूसरी तरफ आपको जब 10,000 रुपये आपकी इनकम थी, तब आप 5,000 रुपीज़ सेव कर लेते थे। कितनी कर लेते थे? सेव कर लेते थे 5,000, जो कि S0 है। और जब आप 20,000 कमाने लगे, तब आपकी सेविंग जो है वो तकरीबन मैं मान के चलता हूँ कि 10,000 हो गई, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो कि रेशियो जो है वो 50-50% का है। जब 10,000 कमाता था तो 5,000 सेव किया, तो जब 20,000 कमाने लगा तो 10,000 सेव किया। इसको मैं S1 दे देता हूँ। अब अगर मैं फॉर्मूले को अप्लाई करूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? फॉर्मूले को लिखते टाइम मैं ये बात ध्यान रखूंगा कि पहले मैं लिखूंगा डेल्टा एस। तो डेल्टा एस निकालने के लिए आपको क्या करना है? डेल्टा एस निकालने के लिए आपको सेविंग के बीच का डिफरेंस निकालना है। सेविंग कितनी है? पहले है 5,000, बाद में है 10,000, तो बीच की से जो डिफरेंस आएगा वो है हमारा 5,000। 5,000 सेविंग का डिफरेंस है कि नहीं भाई? ये देखो है। अब अगर मैं कहूँ डेल्टा वाई मुझे फाइंड करना है, तो मुझे डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए क्या करना है? इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेना है, जो कि है 10,000, ठीक है। अब 10,000 गैप है, और 10,000 मेरा गैप है इनकम का, और 5,000 मेरा गैप है सेविंग का। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस पहले था जो कि था 5,000 को ऊपर रखेंगे और 10,000 को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब मैं 3 से 3 0 उड़ा दूंगा, और ये आएगा 1/2, यानी कि 0.5 या फिर 50%। ये मेरा एमपीएस का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और एमपीएस जो होगी वो आपको ऐसे लिखना है कि फॉर्मूला आपको ये पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद लिखना है एमपीएस। तो फाइनली आपको लिख देना है एमपीएस इज इक्वल टू 50%, ठीक है। अब आप लोग कई बार नहीं समझ पाते हो कि सर ये तो बहुत इजी टॉपिक था, तो इसको पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, एमपीएस जो है ना, ये इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। विदाउट एमपीएस आप ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकते। कैसे नहीं सोच सकते? देखो, एमपीएस जो है वो ये बताती है कि जब लोगों की, यानी कि पीपल की इनकम बढ़ती है, तो उनका बढ़ी हुई इनकम पे कितना खर्चा बढ़ रहा है। यानी कि सपोज करो तुम पहले 10,000 रुपये पाते थे ना, अब 20,000 पाने लगे, तो हम ये चेक करेंगे कि जब तुम 10,000 पाते थे तब तुम कितना खर्चा करते थे, सेव कर लेते थे, और जब तुम 20,000 पाने लगे तो कितना सेव कर रहे हो। तो एमपीसी और एमपीएस ये दोनों ही इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। देखो याद रखो, एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी कंजम्पशन, अगर आपकी हर एक बढ़ती इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आप खर्चे भी उसी रेशियो में बढ़ाते जा रहे हो,
तो इकोनॉमी में ग्रोथ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कंजम्पशन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा सप्लाई, उतनी ही ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये एमपीएस का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। एमपीएस और एमपीसी के बीच दोनों ही चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो अब बात कर लूँ कि अगर आपको इस पूरी ही वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद विद्यापथ एजुकेशन को सर्च करो, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करोगे तो फायदा ये होगा कि आपको जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विद्यापथ एजुकेशन करके, आप इस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।